नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीशुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल द इंडियन अपडेट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं उसको मैं प्रूफ नहीं कर सकता, क्योंकि जिन लोगों ने ये कांड किया था उन्होंने कभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं किया था। तो ये कभी भी पब्लिक में नहीं आ पाया, इस वजह से आपको इसका कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। और क्या है ना कि हमारे देश के जो हिस्टोरियंस है वो तो कुछ ज्यादा ही ऑनेस्ट है, तो वो इन सारी चीजों के बारे में कभी बात नहीं करते। इसलिए दोस्तों, इसका आपको कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। पर अगर आप हिस्ट्री को ठीक से पढ़ेंगे और मेरी बातों के साथ उन्हें मैच करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं जो भी चीजें कह रहा हूँ, थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हैं तो आपको उन सभी का प्रूफ वहां पे मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है ईयर 1783 में, जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हुआ। एक्चुअली ये वॉर शुरू हुआ था ईयर 1775 में और लगभग 8 साल तक चलने के बाद फाइनली यहाँ पे अंग्रेजों को अमेरिका छोड़ना पड़ा था। और ये जो लड़ाई थी ना दोस्तों, ये कोई एक दिन की लड़ाई नहीं थी, लगभग 8 साल तक तो चली ही थी। और उससे काफी पहले से छोटे मोटे रिवोल्ट्स हो रहे थे, काफी यहाँ पे ब्रिटिश लोगों को मार दिया गया था, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा गया था, कई सीक्रेट सोसाइटीज को फॉर्म किया गया था। मतलब आप इसको देख के ही समझ सकते हैं कि ये काफी हद तक बिल्कुल वैसा ही था जैसे हमारे देश भारत को आजादी मिली थी। अब यहाँ मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की कॉन्स्पिरेसी में अमेरिका की कहानी क्यों ला रहा हूँ अभी आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो अमेरिका और भारत, ये दोनों ही एक टाइम पे ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे। और इन दोनों में ही कॉमन ये था कि ये दोनों देश बहुत ज्यादा बड़े थे, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। और अंग्रेजों के लिए इन दोनों देशों को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि अंग्रेजों का जो कंट्री है ब्रिटेन, उसका साइज काफी छोटा है, पॉपुलेशन काफी कम है। तो इन लोगों के लिए अमेरिका और भारत दोनों पे ही कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। ये लोग मोस्टली क्या करते थे कि इन्हीं देशों के सोल्जर्स की मदद से इन्हीं देशों को कंट्रोल करते थे। इसी वजह से जब अमेरिका को आजादी मिली तब अंग्रेज बहुत अच्छे से समझ गए कि जो चीजें अमेरिका में हुई थी वही चीजें आगे चल के भारत में भी होने वाली है। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ जब 1857 में इंडिया में सिपॉय म्यूटिनी हुई। यहाँ पे भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स थे, उन्होंने यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ही एक म्यूटिनी छेड़ी, जिस वजह से यहाँ पे अंग्रेजों को काफी नुकसान हुआ। और अंग्रेज यहाँ पे बाल बाल बचे इंडिया को अपने हाथ से गंवाने में। मतलब इस लड़ाई में शायद से इंडिया आजाद हो ही जाता अगर जो म्यूटिनियर्स थे वो लोग काफी हद तक डिसऑर्गेनाइज ना होते। मतलब इन लोगों में कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ खास थी नहीं, ये लोग बस लड़ रहे थे, ना कुछ खास प्लानिंग थी ना ही वैसा कुछ। तो अंग्रेज यहाँ पे समझ गए थे कि जो अमेरिका में पहले रेवोल्यूशन हुए थे, जो पहले लड़ाइयाँ हुई थी, उन सब में भी कोई खास ऑर्गेनाइजेशन था नहीं। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, इन लोगों ने भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली, अपनी सीक्रेट सोसाइटीज बना ली और उन्होंने आगे चल के अंग्रेजों को भगा दिया। तो ब्रिटिशर्स समझ गए थे कि भारत में भी ये ट्रेंड शुरू हो चुका है। हाँ, पहली लड़ाई में भले ही उन्होंने इनको हरा दिया है, पर आगे चल के जब ये अपनी गलतियां समझने लगेंगे, जब इंडियंस अपनी गलतियों से सीखने लगेंगे, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करेंगे, एक नेशन वाइड और मास लेवल पे वो रेबेलियन करेंगे, तब अंग्रेज यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे। अब अंग्रेजों को यहाँ पे ऐसा कुछ करना था ताकि भारत में उनका जो राज है वो काफी लंबे समय तक चल सके। और अगर बाई चांस भारत उनके हाथ से निकल भी जाए तब भी वो भारत को बिल्कुल कमजोर करके छोड़ दे। मतलब देखिए, उन्होंने अमेरिका के साथ भी ये करने की कोशिश की थी। अमेरिका में या अंग्रेजों के चक्कर में ही सिविल वॉर भी हुआ था। मतलब वैसे दिखाया जाता है कि सिविल वॉर वैसे नॉर्दर्न अमेरिका और सदर्न अमेरिका, मतलब दो वहाँ पे जो अमेरिका के पार्ट्स हुए थे उस टाइम पे यूएसए के, उनके बीच यहाँ पे लड़ाई हुई थी। पर अगर देखा जाए तो अंग्रेजों का भी इसमें काफी हाथ था। उन्होंने भी यहाँ पे अमेरिकन सिविल वॉर में अमेरिका को आपस में लड़वाने की बहुत कोशिश की थी और वो यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। तो उनका टारगेट था कि इंडिया में इधर वो इंडियंस को यहाँ पे पार्ट कर देंगे, जब इंडिया का पार्टीशन कर देंगे, इंडिया को दो टुकड़ों में बांट देंगे जब वो इंडिया को छोड़े, या तो वो इंडिया में लॉन्ग टर्म के लिए राज करेंगे। अभी इन दोनों कामों के लिए दोस्तों इनको क्या करना था ना कि इनको यहाँ पे अंग्रेज अपनी तरीके से तो खेल रहे थे। मतलब वो यहाँ पे अगर हम मान के चले कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एक तरह से शतरंज का खेल था, तो उसमें ब्लैक्स थे हमारे अंग्रेज और व्हाइट थे हम भारतीय। तो इनको क्या करना था कि ब्लैक्स की ओर से, मतलब अंग्रेजों की ओर से तो अंग्रेज ही खेलेंगे। वो चाहते थे कि जो व्हाइट यानी जो मतलब अंग्रेजों की ऑपोजिशन के ओर से भी अंग्रेज ही खेले, ताकि अंग्रेज पूरे लड़ाई को कंट्रोल कर सके और इंडिया में वो लंबे टाइम तक राज कर पाए। जिस वजह से यहाँ पे अंग्रेजों ने प्लान किया कि क्यों ना इंडियन लोगों को उनके खुद की पॉलिटिकल पार्टी दी जाए। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी जो कि दिखाएगी कि वो अंग्रेजों के खिलाफ है, वो इंडियंस के लिए लड़ रही है, पर एक्चुअली वो अंग्रेजों की बात मानेगी, अंग्रेजों के हिसाब से चलेगी। जैसा अंग्रेज कहेंगे, अंग्रेजों का गेम उन्हीं के नियम से खेलेगी। और इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी यहाँ पे अंग्रेजों ने अपने ही एक सिविल सर्वेंट एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को दी। यहाँ पे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने काफी सक्सेसफुली इंडिया में जो काफी ऐसे इंडियंस थे जो कि ना पैदाइशी इंडियंस थे, उनके नाम से भी वो इंडियंस थे, उनका धर्म भी हिंदू था, जो भी हो, पर वो यहाँ पे अपने दिल से पूरी तरह अंग्रेज बन चुके थे। मतलब जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम था उसके चक्कर में ये लोग पूरी तरह से अंग्रेज बन चुके थे। मतलब ये लोग बस नाम के इंडियंस थे पर थे ये अंग्रेज ही। इन सबको मिला के और अपने साथ और कुछ अंग्रेजों को मिला के उन्होंने यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत की। और मैं पहले ही बता दूं, इन चीजों का मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा। मैं जो भी चीजें बता रहा हूं आप इतिहास पढ़िए, कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। इनफैक्ट दोस्तों, सबसे बड़े हंसी की बात देखिए, यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये कह के बनाया गया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस
अंग्रेजों के खिलाफ भारत को राइट्स देगा। पर एक्चुअली इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने की परमिशन यहाँ पे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने ऑन रिकॉर्ड उस समय भारत के वायसरॉय से ली। मतलब जस्ट इमेजिन करके देखिए, ये कुछ वैसा नहीं हो गया कि रासबिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज को बनाने की परमिशन यहाँ पे विंस्टन चर्चिल से ली और चर्चिल ने उन्हें परमिशन दिया भी। ये काफी हद तक वैसे ही काम कर रहा था। मतलब अगर हम एक पल के लिए मान के चले कि कांग्रेस यहाँ पे एक्चुअली अंग्रेजों के खिलाफ भारत की मदद करने के लिए आई थी, तो क्या कमाल की बात है ना। ब्रिटिश वायसरॉय यहाँ पे खुद परमिशन दे रहे हैं कि आप एक ऐसी पार्टी बनाइए जो आगे चल के हम अंग्रेजों को भारत से भगा देगी। कमाल की बात है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपली अंग्रेजों का यही टारगेट था कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को दिखाएंगे इस तरह से कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पे भारतीयों के सपोर्ट में है, इंडियंस को बचा रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक सिंपल सी ह्यूमन साइकोलॉजी काम करती है यहाँ पे। देखिए, जितने भी भारतीय लोग हैं, इनफैक्ट दुनिया में जितने भी इंसान हो, अगर उनके पास एक ऐसा ऑप्शन आता है कि उनको वायलेंस नहीं करना है, उनको लड़ाई नहीं करनी है, बिना लड़ाई किए एकदम शांति से वो सारी चीजें मिटा सकते हैं, मतलब आपस में बात करके मिटा सकते हैं। क्योंकि किसी को भी ना मरना पसंद नहीं है। वो दोस्तों कहते हैं ना कि जो लड़ाइयाँ होती है, जो जंगें होती है, जंगों में हमेशा सिपाही मरते हैं, कभी भी राजा जंग में नहीं मरता। इसलिए राजा यहाँ पे जंग करवाना चाहता है, पॉलिटिशियंस जंग करवाना चाहते हैं, पर सिपाही कभी नहीं चाहते कि जंग हो, क्योंकि उनको पता है कि मरना उन्हीं को होगा। मतलब मान लीजिए अगर दो देशों के सिपाहियों में ये वोटिंग करवाई जाए कि आप लोग जंग चाहते हैं कि नहीं, तब तो कभी जंग होगी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मरना तो इन्हीं को है और मर के यहाँ पे कोई खास फायदा भी नहीं है। इसलिए दोस्तों सिपाही कभी नहीं चाहते कि उनको मरना पड़े, लोग कभी नहीं चाहते कि उनको यहाँ पे फालतू में मरना पड़े। इसलिए अंग्रेजों ने यहाँ पे क्या किया कि इंडियंस को एक ऑप्शन दे दिया कि आपको यहाँ पे लड़ने की जरूरत नहीं है, आप बातचीत से शांति से यहाँ पे आजादी ले सकते हैं। और इंडियंस को एक बार जैसे ही भरोसा हो गया, तो हर कोई यहाँ पे वायलेंस का रास्ता छोड़ के यहाँ पे शांति के रास्ते पे आ गया। मतलब देखिए, अंग्रेजों का प्लान यहाँ पे काफी हद तक क्लियर था। वो अच्छे से जानते थे कि इंडिया में धीरे धीरे वायलेंसेस बढ़ेंगे, लोग ऑर्गेनाइज्ड होंगे, सीक्रेट सोसाइटीज बनेंगी, वो यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारेंगे, और जो अंग्रेजों के बाकी दुनिया में दुश्मन है वो भी आगे चल के इनका सपोर्ट करेंगे। ऐसा ही कुछ यहाँ पे अमेरिका में भी हुआ था। अमेरिका को फ्रांस ने काफी सपोर्ट दिया था। इनफैक्ट जो टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों की एक टाइम पे लड़ाई हुई थी, उस टाइम पे भी फ्रांस ने यहाँ पे टीपू सुल्तान को सपोर्ट दिया था। आप आगे चल के देख लीजिए ना, जतिंद्रनाथ मुखर्जी को यहाँ पे जर्मनी से सपोर्ट मिला, आगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यहाँ जापान और जर्मनी दोनों से कितना सपोर्ट मिला था। आजाद हिंद फौज यहाँ पे जापान के सपोर्ट से ही तो बनी थी। अंग्रेज ये सब बहुत अच्छे से जानते थे। यहाँ पे एक देश को फ्रीडम मिलने का जो पूरा रोड मैप होता है, वो अंग्रेजों के पास मौजूद था और इंडिया को वही फॉलो करना था। तो अंग्रेजों ने यहाँ पे उस रोड मैप के हिसाब से अपना काम भी शुरू किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस को सामने रख दिया, ताकि यहाँ पे भारत में जब भी कोई वायलेंस के बारे में सोचे, हाँ मुट्ठी भर ऐसे लोग तब भी रह जाएंगे जो यहाँ पे शांति के खिलाफ होंगे, वो वायलेंस करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। पर यहाँ पे जो मेजोरिटी जनसंख्या है, उनको वो यहाँ पे अगर शांति में डाल देते, उनको अगर वो कांग्रेस में जोड़ देते, तो यहाँ पे कांग्रेस तो अंग्रेजों के कंट्रोल में चल रहा है। यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि वो फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, पर एक्चुअली तो वो यहाँ पे अंग्रेजों के कंट्रोल में है। और जो मुट्ठी भर लोग एक्चुअली भारत के लिए लड़ने की कोशिश करेंगे, अंग्रेजों को मार के भगाने की कोशिश करेंगे, उन्हें वो आसानी से मसल देंगे। तो ये अंग्रेजों का एक सिंपल सा प्लान था, और ये प्लान दोस्तों का काफी अच्छे से काम भी किया। और इसी दौरान दोस्तों इन्हें एक और व्यक्ति मिल गया जिनकी मदद से इन्होंने और अच्छे से अपने प्लान को अंजाम दिया। वो थे हमारे मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जब भारत में अपने नॉन वायलेंस की थ्योरी को लेके आए, तो अंग्रेजों को तो ये बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि अंग्रेज अच्छे से जानते थे कि वो ऑलरेडी तो यही चाह रहे थे। और यहाँ पे अगर पूरे भारत को कोई एक इंसान यहाँ पे नॉन वायलेंस में जोड़ देता है, तो वो आसानी से नॉन वायलेंस को तो आसानी से वो कुचल सकते हैं। मतलब वो यहाँ पे डिले करते रहेंगे कि आज करेंगे, कल करेंगे, इस तरह से तो वो डिले करते करते इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को काफी हद तक पीछे कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि गांधी जी को फुल सपोर्ट दिया, मानो उनको तो पूरी पीआर टीम दे दी कि उनकी यहाँ पे पब्लिसिटी करवाए। मतलब रातों रात जो आदमी यहाँ पे सूट बूट पहन के वकील, उस आदमी को यहाँ पे धोती चद्दर का इंसान बना दिया, ताकि पूरे भारत को लगे कि धोती चद्दर पहन के ये व्यक्ति घूम रहा है। मतलब पूरा भारत उनके साथ कनेक्ट कर पाए। और धीरे धीरे दोस्तों यहाँ पे अंग्रेजों के ही कारण गांधी जी को इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। और यहाँ पे अंग्रेज कांग्रेस को भी खुली छूट दे के रखते थे। मतलब कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति कभी काला पानी में नहीं जाता था। जो इनको जेल की भी सजा होती थी, वो भी ऐसी होती थी मानो जेल कम, यहाँ पे फिल्म ज्यादा चल रही हो, पूरा देश देख रहा है इनको जेल की सजा हो रही है। मतलब देश इनसे इंस्पायर्ड होता था। और इंस्पायर भी कैसे कि लोग यहाँ पे इंस्पायर होते थे नॉन वायलेंस के लिए, और अंग्रेज चाहते थे कि नॉन वायलेंस रहे, क्योंकि नॉन वायलेंस को कुचल सकते थे। अब यहाँ पे जो लोग थे ये भी कमाल के थे, इनको नॉन वायलेंस से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, ये खुद मरने से डरते थे। मतलब लोगों का यहाँ पे क्या था कि जब भी कोई स्वतंत्रता सेनानी देश के लिए फांसी पे चढ़ता था, वो देश के लिए मरता था, तो वो उनकी बहुत सहानुभूति दिखाते थे उनके प्रति, उनको बहुत सराहते थे कि आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत प्रशंसा करते थे। पर जब आप उनसे कहेंगे कि आप अपने देश के लिए मर सकता है, तो नहीं, वो तब पीछे हट जाएंगे। कोई भी अपने देश के लिए मरने को तैयार नहीं है। हाँ, मरने वालों को वो सपोर्ट करेंगे, पर जब खुद मरने की बारी आएगी, खुद जब देश के लिए पीड़ा सहनी होगी, तब कोई भी तैयार नहीं था। और दोस्तों ये हार्ड फैक्ट है, मुझे पता है आपको सुनने में बुरा लग रहा होगा, पर ये सच्चाई है।
कोई भी यहाँ पे देश के लिए मरने को इतनी जल्दी तैयार नहीं होता है। हम लोग आज भी फौज में शहीद हुए सोल्जर्स से इंस्पायर होते हैं, पर अगर आपसे कहा जाए कि क्या आप फौज में जाके मरने को तैयार है, तो ज्यादातर लोग यहाँ पे पीछे हट जाएंगे। और ये हमारे देश की एक बहुत कड़वी सच्चाई है और ये अंग्रेज बहुत अच्छे से समझ गए थे। तो इन्होंने यहाँ पे नॉन वायलेंस के चक्कर में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को और ज्यादा पीछे कर दिया। मतलब यहाँ पे अब क्या हो रहा था कि जो वायलेंस के जरिए जो लोग फ्रीडम पाना चाहते थे, जो एक्चुअली पॉसिबल वे था, यहाँ पे अभी ज्यादातर लोग आ ही नहीं रहे। मतलब पहले क्या होता था ना कि जो अमेरिका में हुआ था कि लोगों के पास इकलौता ऑप्शन यहाँ पे वायलेंस का ही था, पर अभी यहाँ पे इंडिया में लोगों को एक नॉन वायलेंस का भी ऑप्शन मिल गया था। तभी वायलेंस पे ज्यादातर लोगों का इंटरेस्ट तो बचा ही नहीं और अंग्रेजों के लिए यहाँ पे वायलेंस को कुचलना बहुत ज्यादा आसान हो गया। और यहाँ पे गांधी जी भी जो अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट्स कर रहे थे, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस में अंग्रेजों की बहुत अच्छी पकड़ थी, वो कांग्रेस को कंट्रोल कर पा रहे थे, तो इन मूवमेंट्स को भी उन्होंने बहुत आसानी से दबा दिया। ये मूवमेंट ज्यादा कुछ उनका कर नहीं पा रही थी। गांधी जी कोशिश कर रहे थे, पर यहाँ पे अंग्रेज बहुत आसानी से उनको दबा रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली कांग्रेस पर तो यहाँ पे अंग्रेजों का ही कंट्रोल चल रहा था। अब देखिए, अंग्रेजों का प्लान बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था। वो इंडिया में जितने भी वायलेंसेस हो रहे थे, जितने भी यहाँ पे फ्रीडम के लिए जो यहाँ पे वॉर्स की प्लानिंग की जा रही थी, कई बार यहाँ पे इंडिया में आर्म रेबेलियंस की प्लानिंग की गई थी, उन सबको बहुत अच्छे से कुचल रहे थे। और उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई वो थी यहाँ पे वर्ल्ड वॉर्स के चक्कर में। यहाँ पे पहले हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फिर हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर। इन दोनों वर्ल्ड वॉर्स ने अंग्रेजों को पूरी तरह बर्बाद करके छोड़ दिया था। उनके पास ना पैसा बचा था, ना उनके पास कुछ खास मैन पावर बची थी। अंग्रेज पूरी तरह खत्म हो चुके थे, जिस वजह से यहाँ पे फाइनली, और इंडिया में भी, क्योंकि यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज के चक्कर में ऑलरेडी यहाँ पे इंडिया में भी एक आर्म रेबेलियन की शुरुआत हो चुकी थी। जो यहाँ पे ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, जो उनकी इंडियन नेवी थी, वही यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ हो चुकी थी। तो यहाँ पे फाइनली मजबूर होकर अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। पर यहाँ पे अंग्रेजों के पास एक और प्लान मौजूद। उनका मैंने पहले ऑलरेडी जैसा कहा कि उन्होंने अमेरिका में सिविल वॉर करवाने की कोशिश की थी, पर वो यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। पर क्योंकि यहाँ पे इंडिया के ऊपर उनका पूरा कंट्रोल चल रहा था, कांग्रेस के ऊपर उनका पूरा कंट्रोल चल रहा था, तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि इंडिया को दो टुकड़ों में बांट दिया। देखा जाए तो एक्चुअली तीन टुकड़ों में बांट दिया। एक तरफ गया हमारा पाकिस्तान, एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, एक तरफ हमारा भारत। वैसे नेपाल तो ऑलरेडी आजाद हुआ ही पड़ा था। और देखा जाए तो उन्होंने अफगानिस्तान को भी तोड़ दिया, इधर बर्मा जो म्यांमार, उसको भी अलग कर दिया, श्रीलंका। मतलब चारों तरफ से यहाँ पे इंडिया को उन्होंने टुकड़ों में बांट दिया। और उस समय अगर आप इंडियन पब्लिक के बारे में देखो, तो इंडियन पब्लिक के पास कोई से ही नहीं था। मतलब हम कहते हैं डेमोक्रेसी, पर जैसे ही यहाँ पे इंडिया आजाद हुआ, कुछ टाइम बाद यहाँ पे गांधी जी का मर्डर हो गया, और उसके बाद यहाँ पे जो कांग्रेस की सबसे बड़ी ऑपोजिशन थी, हिंदू महासभा, उसको कांग्रेस ने पूरी तरह से दबा दिया गांधी जी के मर्डर के एलिगेशन। एक तरह से देखे तो यहाँ पे कांग्रेस के खिलाफ तो कोई खरा ही नहीं था। तो यहाँ पे कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू जी का प्रधानमंत्री बनना, यहाँ पे भारत का पार्टीशन होना, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पर देखा जाए तो अंग्रेज जो चाह रहे थे वही हो रहा था। मतलब यहाँ पे तो इंडियंस के पास कोई कंट्रोल ही नहीं था। मतलब इंडियंस यहाँ पे कांग्रेस को चाहे ना चाहे, उनके पास कांग्रेस के अलावा तो कोई ऑप्शन ही यहाँ पे बचा नहीं। हम यहाँ पे कहते हैं कि 1947 में हमें आजादी मिली, पर आप यहाँ पे एज अ इंडियन सोच के बताइए, क्या हमारे पास एक्चुअली 1947 में कोई खास राइट्स मौजूद थे? हम लोग ना तो अपना प्रधानमंत्री ठीक से चुन पाए, क्योंकि ऑपोजिशन यहाँ पे कुछ खास थी ही नहीं। इंडिया के पार्टीशन में हमारा कोई से नहीं था। हम लोगों ने तो सिर्फ यहाँ पे सफर किया। अंग्रेजों के जाने के बाद तो काफी सालों तक इंडियंस ने और ज्यादा सफर किया। मतलब अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए, पर देखा जाए तो वही हम पे राज कर रहे थे, वही सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक तरह से अगर आप देखें तो ये अंग्रेजों का सक्सेसफुल प्लान था, क्योंकि इन्होंने इंडिया को इतना नुकसान पहुंचाया है दोस्तों। मतलब बताने लायक नहीं इन्होंने कितना नुकसान पहुंचाया। मैं यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ। अगर आप लोग मेरे बारे में कुछ भी कहना चाहते हो तो इट्स यूजलेस। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइए, जो बोलना है बोलिए। पर एक्चुअली मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ पे खिलाफ नहीं हूँ, मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। अब हिस्ट्री पढ़ के देखिए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हमारे फ्रीडम के लिए किया ही क्या है। अगर कोई कहे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये किया वो किया, उनका 10% कॉन्ट्रीब्यूशन था, मैं बोलूंगा उनका 0% कॉन्ट्रीब्यूशन था। उन्होंने कुछ नहीं किया है हमारे फ्रीडम के लिए। अगर वो नहीं रहते तब हमें शायद फ्रीडम और जल्दी मिलती। उन्होंने बस दिखाया वो फ्रीडम के लिए काम कर रहे, पर उनका कोई भी स्टेप फ्रीडम में किसी काम नहीं आया था। हमें फाइनली रेबेलियन के वजह से ही हमें फाइनली आजादी मिली, पर वो भी उनके हाथ में पावर चला गया और हमारे हाथ में कुछ बचा ही नहीं। मतलब देखा जाए तो जब तक कांग्रेस यहाँ पे राज कर रही थी, हम लोग एक तरह से पराधीन ही थे। तो दोस्तों आज के लिए मेरा वीडियो बस इतना सा ही था। मैं उम्मीद करता हूँ जो मैं कहना चाहता था वो आप समझ पाए होंगे। देखिए, मैं फिर से बता देता हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, पर जब इतिहास पढ़ता हूँ सारी चीजें मेरे आंखों के सामने आती है, सब मुझे दिखती है। अभी भी मैं ये कोई भी चीज यहाँ पे प्रूफ नहीं कर सकता, और इसलिए मैं किसी भी बात की अपनी गारंटी भी नहीं लेता हूँ पूरी तरह। और आप लोगों को भी अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको भी सारी चीजें समझ में आ ही जाएंगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस वीडियो इतना ही। मिलेंगे आपसे किसी और दिन किसी और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद एंड जय श्री राम।